हेलो एवरीवन। आज है 11 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं पिछला वर्ग आयोग, 42% आरक्षण, अमेरिका मलेशिया समझौता, रक्षा परियोजना को मंजूरी। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो है लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश 30 डिफेंस प्रोजेक्ट्स गेट वाइल्ड लाइफ पैनल नोड। लद्दाख से जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ तक 30 रक्षा जो परियोजनाएं हैं उनको वन्य जीव जो पैनल है उनके द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि लद्दाख से जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ तक 30 रक्षा परियोजनाओं को वन्य जीव पैनल ने मंजूरी दी है। यह निर्णय जो है जो भारत की रक्षा तैयारियां हैं उनको और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है। विशेष रूप से जो चीन है उसके साथ में जो हमारे सीमा पर तनाव जो है बढ़ रहा है, इसके चलते जो ये परियोजनाएं हैं इनका उद्देश्य जो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो पर्यावरणीय प्रभाव है उनको भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि जो ये क्षेत्र है वह जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस रूप से संवेदनशील है। और जो इस परियोजना के विवरण के बारे में जाने तो जो पूर्वी लद्दाख है और जो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में जो है एविएशन बेस जो सैनिकों के लिए आवास हुए या फिर जो मिसाइलों की सुविधा हुई और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के साथ जो है जो महत्वपूर्ण सड़कों का संपर्क है, इन जैसी जो बुनियादी संरचनाएं हैं उनके लिए जो है उनके लिए सुरक्षा के लिए यह सब जो है वो अपनाया गया है। और जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है जो कि म्यांमार सीमा के पास जो नामदाफा टाइगर रिजर्व है उनके जो कोर जोन है उनसे होकर गुजरता है। जो ये परियोजनाएं हैं यह निर्माण राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि लद्दाख और जो अरुणाचल प्रदेश है वह जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जहां रक्षा तैयारियों को मजबूत करने जो है वो समय की इस समय पर मांग है क्योंकि चीन और जो बांग्लादेश है वह दोनों जो है एक होकर कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे कि भारत को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। इसीलिए जो ये परियोजनाएं हैं यह बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। और अगर जो पर्यावरणीय पहलू हैं या फिर जो वन्य जीव पैनल है इनकी भूमिका के बारे में जाने तो जो वन्य जीव पैनल है इसकी मंजूरी जो है इस बात का संकेत देती है कि इन परियोजनाओं को जो है पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन जो है वो किया गया है। ये क्षेत्र जो हैं वो जैव विविधता से समृद्ध हैं और यहाँ पर कई दुर्लभ या फिर जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं वह भी पाई जाती हैं। अगर इसके रणनीतिक महत्व के बारे में जाने तो जो चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए भारत के लिए जो अपनी सीमा है उस पर रक्षा ढांचे को मजबूत करना आवश्यक हो गया है। ये परियोजनाएं न केवल सैन्य गतिविधियों को सुगम बनाएंगी बल्कि इन क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है उसको भी बेहतर करेंगी। जो सड़कें हुई या फिर जो हवाई अड्डे हैं, जो अन्य जो सुविधाएं हैं, सैनिकों की तैनाती हुई या फिर उनकी आपूर्ति जो है उसको भी तेज करने में हमारी हेल्प करेंगी। अगर चुनौतियां और इनसे जुड़े जो समाधान हैं उनके बारे में जाने तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या फिर जो पर्यावरण संरक्षण है इन दोनों के बीच में जो है संतुलन बनाना बहुत ही कठिन है। इस परियोजना को जो है लागू करने के लिए बहुत से कदमों पर ध्यान जो है वो देना होगा, जैसे कि कुछ समन उपायों का कड़ाई से पालन करना या फिर जो वन्य जीवों के लिए आवास हैं उनको नुकसान जो है वो कम करने के लिए तय किए गए जो उपाय हैं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना। और जो उनकी निगरानी और प्रबंधन जैसी परियोजनाएं हैं उनके दौरान बाद में जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं उनकी नियमित निगरानी या फिर जो स्थानीय समुदाय हैं उनका सहयोग जो है इन क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी भागीदारी और जो उनकी चिंताएं हैं उनको संबोधित करना है। और जो आज की हमारी दूसरी न्यूज़ रहेगी वो है
अमेरिका और जो मलेशिया है उन दोनों के बीच में सैन्य परमाणु जो संबंध हैं उन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जो ये हस्ताक्षर किए गए हैं वे किन किन ज्ञापनों पर हुए हैं या फिर इनका क्या महत्व है, इस न्यूज़ में हम यह सब जानने की कोशिश करेंगे। जो अमेरिका और मलेशिया है उनके असैन्य परमाणु संबंधों पर एक समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो अमेरिका और मलेशिया दोनों देशों के बीच में सहयोग के लिए जो है एक ज़रूरी कदम माना जा सकता है। यह समझौता जो है 10 जुलाई 2025 को हुआ और यह ऊर्जा की जो सुरक्षा है या फिर जो तकनीकी हस्तांतरण है और क्षेत्रीय जो भू राजनीति के क्षेत्र में एक नई शुरुआत का प्रतीक जो है वो मान सकते हैं। इस MOU के माध्यम से जो है दोनों देश एक दूसरे के बीच में शांतिपूर्ण जो परमाणु औद्योगिकी उसको जो है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध हैं, जो कि वैश्विक और जो गैर प्रसार मानक हैं उनका पालन करते हुए ऊर्जा जो है वो ज़रूरतों को पूरा करने में मदद जो है वो कर सकता है। और अगर इसके समझौते के जो मुख्य पहलू हैं उनके बारे में जानें तो जो ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकरण है, जैसे कि मलेशिया अपनी जो ऊर्जा आवश्यकता हैं उनको पूरा करने के लिए ऊर्जा स्रोतों में जो विविधता लाने की दिशा में काम कर रहा है, परमाणु ऊर्जा और जो कार्बन उत्सर्जन है उसे भी कम कर रहा है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जो है उसको कम करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वो निभा सकती हैं। यह जो MOU है वह मलेशिया की परमाणु ऊर्जा को अपने ऊर्जा मिक्सर में जो है वो शामिल करने की रुचि को दर्शाता है, जिसमें जो अमेरिका तकनीकी या फिर जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास में सहायता प्रदान कर सकता है। और अगर तकनीकी सहयोगों को देखें तो जो ये समझौते हैं इनके तहत अमेरिका और जो मलेशिया है उन दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए तकनीकी जो विशेषज्ञता है या फिर जो सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, संभवतः है जो परमाणु प्रौद्योगिकी है वह प्रदान कर सकता है। इसमें अनुसंधान, विकास और जो परमाणु संयंत्र है या फिर जो अन्य सुविधाएं हैं उनके निर्माण के लिए सहायता शामिल हो सकती है। यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा है या फिर जो उपाय हैं उनके तहत होगा, ताकि जो परमाणु सामग्री का सैन्य उपयोग न हो सके। और अगर इसके भू राजनीतिक प्रभाव जो हैं उन्हें देखें तो जो ये समझौते हुए हैं यह क्षेत्रीय भू राजनीति के संदर्भ में भी देखे जा सकते हैं। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है जहां पर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, और जो मलेशिया है उनके साथ परमाणु सहयोग जो हैं इस रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर चुनौतियां हैं या फिर उन पर विचार करें तो जो गैर प्रसार और जो सुरक्षा परमाणु सहयोग है उनको अंतर्राष्ट्रीय गैर प्रसार जो मापदंड हैं, विशेष रूप से अगर देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका कड़ाई से पालना जो है वो करनी होगी। और परमाणु प्रौद्योगिकी का केवल जो शांतिपूर्ण उपयोग है या फिर जो मजबूत सुरक्षा उपाय हैं उनको भी सुनिश्चित करना होगा। और दुर्घटना हुई या फिर जो इसका दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट कदम उठाने होंगे। पर्यावरण और जो आर्थिक कारण हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा जो जीवाश्म ईंधन की तुलना में जो है वो स्वच्छ होती है, लेकिन इसमें जो है रेडियोधर्मी जो कचरा होता है उसके प्रबंधन के लिए या फिर जो दुर्घटना है उनके जोखिम जैसे कि जो पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं उन्हें हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो परमाणु सुविधा हैं उनके निर्माण और रख रखाव की जो उच्च लागत है उसके लिए आर्थिक योजना और जो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है वह आवश्यक है। जनधारणा और विश्वास, परमाणु ऊर्जा को जनता की जो स्वीकृति है एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इस तकनीकी का जो अनुभव है वह सीमित है। सुरक्षा और जो पर्यावरणीय प्रभाव और जो प्रसार हैं उनके जोखिमों को लेकर
पारदर्शिता या फिर जो जन जागरूकता है वह बहुत ही ज़रूरी है। अगर व्यापक संदर्भ और जो भविष्य में होने की संभावनाएं हैं उन्हें देखें तो जो ये MOU यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग है इसके व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। और जो अमेरिका है उसने पहले भी भारत और जो अमेरिका असैन्य जो परमाणु समझौते हैं इन जैसे समझौते जो है पहले भी किए हैं, जिनके अपने जो अवसर और जो चुनौतियां हैं वो अलग अलग रहे हैं। इन अनुभवों से हम सीखते हुए कि जो अमेरिका है वह मलेशिया को इस साझेदारी को सफल बनाने के लिए जो जटिल नियम या फिर जो तकनीक हैं, जो राजनीतिक पहलू हैं, उन पर भी जो है वो ध्यान देना होगा। और जो MOU है वह भविष्य में 123 समझौतों की ओर भी जो है एक कदम हो सकता है, जो अमेरिकी कानून के तहत परमाणु सामग्री या फिर जो प्रौद्योगिकी है उसके हस्तांतरण के लिए एक औपचारिक ढांचा जो है वो है। और यदि ऐसा हुआ तो अमेरिका जो है मलेशिया साझेदारी को और भी मजबूत जो है वो कर लेगा। और अगर आज की हमारी जो तीसरी और लास्ट न्यूज़ रहेगी, तेलंगाना स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के लिए 42% कोटा लाएगा। निकाय चुनाव ने जो है ऐसी घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने जो स्थानीय निकाय है और जो नगर पालिका है उन्होंने चुनावों में पिछले वर्ग यानी कि जो OBC है उनके लिए 42% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। यह एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम जो है वो मान सकते हैं, जो राज्य के राजनीतिक और जो सामाजिक परिदृश्य है उसको जो है बहुत ही प्रभावित कर सकता है। अगर पिछले वर्ग और जो 42% कोटा है उसे देखें कि यानी वो क्या है, तो जो पिछला वर्ग है, भारत में जो पिछड़े वर्ग हैं उन समुदायों को यह कहा जाता है कि जो सामाजिक या फिर जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इन समुदायों को विकास में सहायता करने के लिए शिक्षा हुई, नौकरियां हुई या फिर जो राजनीति है उसमें जो है आरक्षण दिया जाता है। 42% कोटा देखें यानी इसका मतलब जो है यह है कि तेलंगाना ने जो है स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत हुई, नगर पालिका हुई, इनमें 42% सीटें जो हैं पिछले वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है उसके जो उम्मीदवार हैं उनके लिए आरक्षित जो है वो करने के लिए कहा है। यह कोटा जो है हाल ही में किए गए जो जाति सर्वेक्षण है उस पर आधारित है, जिसमें पाया गया है कि जो OBC समुदाय है यानी कि जो मुस्लिम जाति समूहों सहित इस जो मुस्लिम जाति समूह हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जो राज्य की आबादी है उसका 56.33% हिस्सा जो है इसके अंदर शामिल है। और अगर इसे लागू करने में जो है यानी इसे लागू जो है कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे, तो जो तेलंगाना सरकार है उसने इस कोटे को लागू करने के लिए जो पंचायत राज अधिनियम है 2018 उसमें संशोधन करने हेतु एक अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है। यह अध्यादेश जो है जल्द ही लागू होगा। और अगर इसके जो समर्पित आयोग हैं, जो कि सरकार ने एक आयोग जो है उसका गठन किया है जो कि स्थानीय निकायों में जो पिछड़ेपन है उसकी जांच करेगा और जो विभिन्न वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का अनुपात तय करेगा। अगर चुनाव की समय सीमा को देखें तो जो तेलंगाना है उसने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय जो चुनाव है वह 3 महीने के भीतर करना का जो है वो फैसला किया है। संवैधानिक और अगर कानूनी पहलू से देखें तो 50% जो आरक्षण है उसकी सीमा जो है भारत का जो संविधान है उसके अनुसार आरक्षण की जो कुल सीमा है 50% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन 42 यानी कि जो 42% BC कोटा जो है वह हो सकती है। अगर अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और अन्य जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनके साथ मिलकर इस सीमा को पार कर सकता है। और जो केंद्र सरकार है इनकी भूमिका को देखें
तो इस सीमा पर जो है, सीमा को पार करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन है उसकी ज़रूरत होगी, जो कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। और वर्तमान में केंद्र में जो भाजपा की सरकार है और उसकी मंजूरी जो है इस कोटे के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। अगर इनके सकारात्मक प्रभाव देखें तो अधिक जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, उसको स्थानीय सरकार में अधिक भागीदारी मिलेगी, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देने में मदद भी मिलेगी। और अगर राजनीतिक सशक्तिकरण को देखें तो जो कोटा है वह बीसी समुदायों को राजनीतिक रूप से मजबूत करेगा, जो कि राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा है। और चुनौतियों के जहां सकारात्मक प्रभाव होते हैं वहां पर हमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने नकारात्मक प्रभावों को देखा, वैसे ही जो है इसके सकारात्मक प्रभावों को देखा, अब हम नकारात्मक प्रभाव को देखने की कोशिश करेंगे। अन्य समुदाय जो हैं उनका असंतोष, यानी कि जो गैर आरक्षित समुदाय हैं उन्हें यह महसूस जो है वो कर सकते हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वह कम हो रहा है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। और अगर कानूनी विवाद देखें तो यदि कोटा 50% की सीमा को पार करता है तो इसे अदालत में चुनौती जो है वो दी जा सकती है। और अगर इसे हम राजनीतिक संदर्भ से देखें तो यह निर्णय तेलंगाना जो विधानसभा है उसके द्वारा मार्च में पारित जो 2 विधान हैं उनके बाद आया है, जो कि सरकारी नौकरियां हुई, शिक्षा हुई या फिर जो स्थानीय निकाय हैं उनमें 42% ओबीसी आरक्षण को लागू करने का जो मार्ग है वह जो है सुझाया गया था। और यह कदम जो है संभवतः है जो पिछड़ा वर्ग है उनकी मांगे हुई या फिर जो आगामी चुनाव हैं उनमें उनकी समर्थन को हासिल करने की रणनीति का हिस्सा जो है वो हो सकता है। लंबे समय तक इसका प्रभाव जो है वो समावेशी शासन पर हमें देखने को मिल सकता है। यदि पारदर्शी और जो निष्पक्ष तरीके हैं उनसे लागू किया जाए तो यह कोटा जो है वो समावेशी विकास को और भी अधिक बढ़ावा दे सकता है। निर्भरता का जोखिम जो है उसे देखें तो लंबे समय तक जो आरक्षण है उस पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता प्रभावित हो सकती है, जिस पर ध्यान देना जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।